नमस्कार जी। ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो की तरफ से आप हमेशा की तरह सुन रहे हैं बातें मधु के साथ। जी हाँ, बातें मधु के साथ। आज मैं आपके लिए एक विशेष व्यक्ति को लेकर आई हूँ जिनका नाम है रीटा कौशल। जी हाँ, रीटा कौशल। और इनसे मैं किस तरह से जुड़ी हूँ यह आप सबको बताना बहुत ज़रूरी है। मैं इन्हें हिंदी समाज के द्वारा ही जानती हूँ। इनकी लिखी हुई मैंने कहानियाँ सुनी और पढ़ी भी हैं। इनके मैंने वीडियोस देखे हैं, यूट्यूब पे इनको सुना है, जिसके कारण मुझे बहुत अधिक जिज्ञासा हुई कि ये इतना सुंदर लिखती हैं, इतना सुंदर बोलती हैं, तो क्यों ना इनके बारे में आज हम सभी जानना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी और बाहर के भारत से भी। तो मैं आज ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो में रीटा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, आपने इतना अच्छा मेरे बारे में बोला। मैं आपकी आभारी हूँ, आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मुझे तो ये मैं कहूँगी कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपने समय निकाला है। अन्यथा तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि कितना व्यस्त हम लोगों का जीवन रहता है। फिर भी हम साहित्य प्रेमी वक्त निकाल ही लेते हैं एक दूसरे के लिए। हमारा एक अलग कुनबा बन जाता है साहित्य प्रेमियों का। हम आप बात करते हैं, जब तक साहित्यिक चर्चा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मधु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सर्वप्रथम आप मुझे ये बतलाएं रीटा जी कि आप विदेश में कब से रह रही हैं? मधु जी, मैं साल 2001 से विदेश में रह रही हूँ। जून 2001 में मैं सिंगापुर आई थी। हाँ जी। तो मुझे करीब करीब 20 साल हो चुके हैं। अच्छा। बाहर और रहते हुए। तो आपका मेन व्यवसाय क्या है? मैं लोकल काउंसिल में फाइनेंस ऑफिसर हूँ। हाँ जी जी। तो आप फाइनेंस ऑफिसर हैं। ये तो और भी आश्चर्य की बात है कि देखिए, एक तरफ फाइनेंस की दुनिया है और दूसरी तरफ ये साहित्य की, और आप इतनी अच्छी कवित्री भी हैं। तो मतलब ये इसका जो है आपका रुझान बचपन से ही था हिंदी के प्रति? जी, हिंदी मेरा हमेशा ही प्रिय विषय रहा है। मेरा इसके प्रति शुरू से ही रुझान था। वैसे मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ, लेकिन हिंदी जो है मुझे बहुत ही आकर्षित करती रही है। और जो लेखन है वो मैं बहुत ही अपनी बाल्यावस्था से मैं महसूस करती थी कि मेरे अंदर वैसा कुछ है कि मैं लिख सकती हूँ। कुछ तुकबंदियां में 10-12 वर्ष की आयु में भी करती थी। तो मेरा प्रयास तब से जारी है। तो मतलब जब आप जैसे स्कूल में आप विज्ञान की छात्रा रहीं और आगे भी आपने विज्ञान में ही किया, तो मतलब हिंदी आपके पास एज ए सब्जेक्ट भी रहा क्या? हाँ, मेरे पास वो एज ए सब्जेक्ट ही रहा है। अच्छा अच्छा। एक सब्जेक्ट रहा है। मैंने उसमें स्नातकोत्तर ऐसा कुछ नहीं किया है। 12वीं तक ही मैंने उसको पढ़ा है, एक विषय के जैसे। अच्छा, 12वीं कक्षा तक। ठीक है, ठीक है। जी जी। कितना मतलब ये देखिए, आपका हिंदी भाषा के प्रति प्रेम देखिए कि आप फाइनेंस के उस दुनिया से आप इस साहित्य की दुनिया में भी अपने आप को जोड़ती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मतलब ये हमारे कोमल भाव हैं जो हमें इस ओर ले जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने हिंदी के में क्या क्या कार्य किए हैं, उससे कुछ अवगत करवाएं। जी, सबसे पहले तो जब मैं सिंगापुर आई थी तो वहाँ मैं थोड़ा होम सिक फील कर रही थी। किंतु मेरी एक सहेली वहाँ पहले से थी। वो मुझसे 5 साल पहले सिंगापुर आई थी। तो उसके माध्यम से मुझे पता चला कि वहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी सोसाइटी ऑफ सिंगापुर। तो मुझे इसके बारे में पता चला तो मेरे को लगा कि मैं यहाँ अपने जैसे लोगों से मिलूंगी, हिंदी में बात करने को मिलेगा। तो वहाँ मैंने शिक्षण कार्य शुरू कर दिया। किस्मत से मुझे मिल भी गया, मैंने अप्लाई किया, मुझे मिल गया।
तो ये देखिए कि मैं अपना देश छोड़ते ही एक बार फिर हिंदी का ही काम कर रही थी अपने देश से बाहर। मुझे 2 महीने के अंदर ही मिल गया था सिंगापुर आने के। वहीं पर मैंने पढ़ते पढ़ाते मेरी हिंदी काफी विकसित हुई। वहाँ मैंने हिंदी सोसाइटी सिंगापुर में बहुत कुछ सीखा है। इसकी भाषा की बारीकियों को मैंने वहीं पर सीखा। फिर धीरे धीरे मैं कविताएं लिखने लगी। कविताओं से फिर कहानियों पर आ गई। कहानियों में मैंने बाल कहानी, लघु कथाएं और हास्य भी लिखे हैं, कुछ हास्य व्यंग भी लिखे हैं। अब मन है कि मैं एक उपन्यास लिखूं। थोड़ा बहुत संपादन कार्य भी किया है। तो लघु रेडियो से भी, हाँ रेडियो से भी थोड़ा जुड़ाव रहा है। जी जी सॉरी। लघु कथाएं, कहानियां, हास्य, और अब आप उपन्यास की तरफ जा रही हैं। हाँ मन तो है अब देखिए होता क्या है, उपन्यास जरा बड़ा प्रोजेक्ट होता है। बिल्कुल, और समय का अभाव थोड़ा सा रहता है, पूर्णकालिक नौकरी के चलते और घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते। देखिए प्रयासरत हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। तो जब आप सिंगापुर में रही तब आपने वहाँ की हिंदी सोसाइटी के साथ आप जुड़ी रही, और सिंगापुर में हिंदी स्कूल के साथ, तो और उसके अलावा आपने ग्रीनवुड प्राइमरी स्कूल सिंगापुर में हिंदी शिक्षण, तो मतलब वहाँ पे आप खुद उसके मतलब उसमें आप पढ़ाती भी थी बच्चों को क्या? जी मैं पढ़ाती थी। मैंने 4 साल वहाँ पढ़ाया है। और सिंगापुर में हिंदी की हालत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है वहाँ पर। हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि भारत से ज्यादा अच्छी अवस्था में है हिंदी वहाँ पर। हाँ जी जी। ये तो मैंने बोला ना कि मैंने सिंगापुर हिंदी सोसाइटी में भाषा की बारीकियों को सीखा। बहुत अच्छे से वहाँ पर ये सब काम हो रहा है। और ये तो बात मैं आपको बता रही हूँ 18 साल पहले की। अब तक तो वहाँ और भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं वो लोग हिंदी के क्षेत्र में। बिल्कुल बहुत सारे नाम हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं जितना उसके लिए बोलूँ उतना कम है, अच्छा काम हो रहा है। हाँ जी। तो जैसे कि आपने सिंगापुर के बारे में बतलाया, उसी हिसाब से आप ये बतलाएं, कुछ प्रकाश डालें कि क्या ऑस्ट्रेलिया में भी इसके ऊपर अच्छा काम हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया अभी देखिए लेखन में तो अब थोड़ा थोड़ा हमें हमारे सामने आया है। हमारे यहाँ से 5 उपन्यास निकल चुके हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया से। लेखन तो चल रहा है और शिक्षण भी चल रहा है, लेकिन अभी उतना आगे नहीं है। सिंगापुर के साथ हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अभी वहां तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 10 साल और चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में जैसे हिंदी का जो काम है, वैसे तो काफी अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है। तो आप तो कहाँ, पर्थ से है ना आप? जी मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हूँ। हाँ जी। तो आपके यहाँ हिंदी का क्या है, कितने उसके ऊपर कैसा कार्य किया जा रहा है? हिंदी का हमारे यहाँ हिंदी समाज और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रयासरत है। सारे वॉलंटियर काफी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर। हमारे कुछ जगहों पर हमारे सेंटर्स हैं जहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है। और सबसे अच्छी बात, अभी 21 जनवरी 2021 को 21 जनवरी 2021 को सू इलेरी जो यहाँ की शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की कि यहाँ के सभी स्कूलों में 2023 में हिंदी आ जाएगी रेगुलर स्कूल्स में। तो ये एक अच्छा बात है। हाँ ये एक बड़ा काम हुआ है अभी हाल में। तो इसमें हमारे सभी स्वयंसेवक हिंदी समाज से जुड़े हुए और हमारी कॉन्सुल जनरल दंतू चरणदासी जी, इन सब ने बहुत मेहनत की थी और हमें सफलता मिली है। तो देखिए 2023 से हमारे यहाँ भी सभी स्कूलों में हिंदी होगी और इसके लिए हमें तैयारी रहना होगा, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो सबसे बड़े रिसोर्स होते हैं। तो हिंदी के काफी लोगों की जरूरत पड़ने वाली है इसके लिए। बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत खुशी की और बहुत बड़ा कदम है जो ये होगा हिंदी भाषा के लिए। हाँ जी जी।
तो हिंदी समाज और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 25 साल उनकी रजत जयंती वर्ष चल रहा है इस समय। तो उनको सफलता मिली अपनी रजत जयंती वर्ष में इतनी बड़ी, तो इसके लिए वो उनको शुभकामनाएं उनके प्रयासों। बढ़िया, बिल्कुल। तो इसके अलावा आपने हिंदी समाज और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपकी वार्षिक पत्रिका जो है भारत भारती, 2015 से 2020 तक आपने इसका निरंतर संपादन किया है। जी, तो संपादन के जगत में मैं ये जानना चाहूंगी कि किस प्रकार की कठिनाइयां होती हैं उसमें जब आप लिखते हैं, आप किस तरह के विषयों को उठाते हैं? देखिए, इसके लिए ये पत्रिका को चलाना भी इतना आसान नहीं है। अगर हम खाली जो हमारे स्थानीय लेखक हैं उनको प्राथमिकता दें तो हमारे पास में सामग्री बहुत कम जुट पाती है। और आज के दौर में एक समस्या ये भी होती है कि पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्या लेके दिया। हमें कभी कुछ मिलता है और कई बाद में हमें दिखाई देता है कि ये लाइन तो हमने पढ़ रखी है, ये पैराग्राफ तो हमने पढ़ रखा है। तो संपादन कार्य में ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बार लोग कह देते हैं, मतलब ऊपर की लाइन एक सी रख दी, किसी बड़े गाने की ले ली और फिर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ दिया और फिर वो ये कहना चाहते हैं कि उनका ही काम था। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो संपादक का कार्य ये सब चेक करना भी हो जाता है कि कॉपीराइट जो है वो इन्वेट तो नहीं हो रहा किसी का। बिल्कुल। तो मैं अपने श्रोताओं को ये भी अवगत करवाना चाहूंगी, न केवल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के और भारत में भी हमारे श्रोता यह सुन रहे हैं कि रीटा जी, आपने महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस द्वारा अप्रवासी हिंदी साहित्य सृजन सम्मान 2020 में आपको सम्मानित किया गया। फिर रीटा जी को विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्य लेखन प्रतियोगिता 2020 में द्वितीय विजेता आप रही। तो व्यंग्य कला जो है उसके बारे में मतलब आप कैसे लिखती हैं? मतलब व्यंग्य के लिए बड़ा ही ये थोड़ा कठिन सा एक वो हो जाता है, नहीं तो जिसको टांग खींचना आता हो वो व्यंग्य लिख सकता है। जितनी आपको टांग खींचने में महारत हासिल है, बाल की खाल निकालने में, उतना ही अच्छा आप व्यंग्य लिख सकते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था अपने इन गुणों का। मुझे तो जब पुरस्कार मिल गया तब पता चला कि मेरे अंदर ये गुण मौजूद है। तो आगे मैं और व्यंग्य लिख के अपने इन गुणों को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके नाम रोशन करूंगी अपना व्यंग्य के क्षेत्र में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बस मैं तो देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि लोग कैसे बिहेवियर कर रहे हैं और मैं इसका कहाँ मजाक उड़ा सकती हूँ। बस हो जाता है व्यंग्य तैयार। सही है ना। तो व्यंग्य विधा जो है वो डिफरेंट है और हास्य विधा जो है वह डिफरेंट है, राइट? आपने हास्य में भी काफी लिखा है और व्यंग्य में काफी तो नहीं लिखा मैंने हास्य व्यंग्य लिखा है। खाली व्यंग्य नहीं लिखा, हास्य व्यंग्य लिखा है। अच्छा, हास्य व्यंग्य लिखा है, ठीक। जी। तो मैंने लिखा दोनों ही फॉर्म में है, उस गद्य की फॉर्म में भी और पद्य की फॉर्म में भी। मगर अभी ये नहीं कह सकते कि काफी लिखा, अभी बहुत काम करना बाकी है। ठीक है, ये तो बढ़िया। इसका मतलब हमें सर तक रहना पड़ेगा। नहीं, डरिए मत। ये थोड़े और पर्सनैलिटीज पर लिखा जाता है। आप तो इतनी प्यारी पर्सन है, आप पर थोड़ी लिखा जाएगा, मत डरिए। नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा आपने बहुत हिंदी की निस्वार्थ सेवा की है, खास तौर पे हिंदी समाज और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और हिंदी दिवस पे 2018 पर आपको सम्मानित भी किया गया। फिर दिल्ली प्रेस इंडिया द्वारा आयोजित नारायणी पुरस्कार 2017 कहानी लेखन प्रतियोगिता की भी आप प्रथम विजेता रही। तो आप ये जो कहानी लिखने का कहानी में ये बहुत जरूरी है कि कहानी की शुरुआत बड़े रोचक ढंग से की जाए।
इसके लिए आप कुछ जी टिप्स देना चाहेंगी कि कैसे वो कहानी बढ़िया हम कर सकते हैं? देखिए, बढ़िया कहानी लिखने के लिए सबसे पहले, या कहानी क्या, कोई भी लेखन करने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस हम्म। कहानी पर मुझे पुरस्कार मिला था, हाँ जी। उसके बीच इसके पुरस्कार मिलने के 15-16 साल पहले पड़े थे। हाँ तो जी। वो मैंने एक सेंटेंस अखबार में पढ़ा था कि अपनी पहचान को तरसते नॉर्थ ईस्ट इंडियन दिल्ली में। तो दिल्ली में जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन आते हैं, उनकी अलग तरह की शक्ल सूरत के आधार पर उनको मिसट्रीटमेंट मिलता है, उसको लेके एक कहानी लिखी गई। तो अखबार में पढ़ी एक हेडिंग मेरे दिमाग में फिक्स हो गई। हाँ जी। तो इतने साल, 15-16 साल उसका मंथन चला है मेरे दिमाग में, तब जाके ये कहानी तैयार हुई है। तो मैं हम्म। अपनी कोई भी कहानी लिखने में जल्दी नहीं करती, और मेरी कहानियां कुछ घटनाओं का कोलाज जैसी होती हैं। एक घटना पर जैसे लिखना वो जर्नलिज्म जैसा हो जाता है, हम्म। साहित्य लेखन नहीं रहता। हाँ जी। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कहानी लेखन में। हाँ जी। तो आपका काफी प्रकाशन भी रहा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में जी इंद्रप्रस्थ भारती, जी पाखी, आधुनिक जी साहित्य, गर्भनाल, साहित्य जी अमृत, सुमन, सौरभ, सरिता, जी बाल भारती, बाल भास्कर, बाल किंकारी इत्यादि। जी तो या, आपकी ये रजकुसुम जो है, ये भी एक कहानी संग्रह है। जी तो इसमें कितनी कहानियां हैं इस इसमें रजकुसुम? 12 कहानियां, 12 12 कहानियां, एक कहानियां। दर्जन। मेरा इरादा अपनी इन कहानियों के संग्रह 12-12 कहानियों के बनाने का है। अच्छा। बाकी तो फिर पेज की गिनती के आधार पर घटा बढ़ी होगी, लेकिन इरादा फिलहाल मेरा यही है कि 12 कहानियां एक संकलन में रखूं मैं। कहानियां मेरी थोड़ी बड़ी ही हो जाती हैं। मेरी कहानियों की रेंज 4-5 हजार शब्दों तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये जो जी आपकी किताब है रजकुसुम, मान लें किसी ने इसको खरीदना हो, तो क्या ये किसी वेबसाइट पे या कहीं अमेजोन किसी पे अवेलेबल है क्या? जी जी, ये अमेजोन पर है। कौन से अमेजोन एयू वाले पे? अमेजोन इंडिया, अमेजोन इंडिया। अच्छा, अमेजोन इंडिया। पर उसमें तो जी हमें वो रुपयों में वो पे करना होता है ना? जी, कार्ड से पेमेंट होगा ना, नहीं नहीं, तो कार्ड से कन्वर्ट तो हो जाए। पेमेंट होगा, फिर वो ऑस्ट्रेलिया पोस्ट कर देंगे क्या? हाँ, ये थोड़ी सी डिफिकल्टी है। अमेजोन इंडिया ऑस्ट्रेलिया में डिलीवर नहीं करता, तो इसके लिए आप मेरे पब्लिशर वनिका पब्लिकेशन की साइट से भी इसको खरीद सकते हैं। और एक तरीका भी ये भी है कि अमेजोन से आप अपने इंडिया के एड्रेस पे डिलीवरी ले लें, और फिर जब आप जाते हैं अपनी किताब कलेक्ट कर लें। इंडिया में मैं तो काफी किताबों को ऐसे ही खरीदती हूँ अमेजोन से, क्योंकि कि वो आप ऑस्ट्रेलिया में इंडिया में डिलीवर नहीं मंगवा करते देती हैं। हैं और फिर इंडिया से आप जब इंडिया जाती हैं तो आप ले आती हैं? हाँ, तो मैं ऐसे, मेरी जो होती है लिस्ट किताबें पढ़ने की हिंदी की, तो मैं उनको इंडिया के एड्रेस पे लेती हूँ, अपने किसी फैमिली मेंबर के एड्रेस पर। फिर हाँ जब जी। मैं जाती हूँ तो ले आती हूँ वो सारी उठा के। हाँ, वो तो मैं भी ऐसे यही, किया करती थी, लेकिन अभी कुछ कोविड ने ऐसा अपना जाल फैलाया है कि भगवान हाँ जाने कब जाना होगा। कि सबके सामने समस्या है ये, आजकल बहुत बड़ी समस्या चल रही है। हाँ जी। और ये जो आपका काव्य संग्रह है चंद्रकांक्षा, जी चंद्रकांक्षा, इसमें जी, आपकी कविताएं, ये मतलब कितनी कविताएं हैं इसके अंदर? उसमें 68 कविताएं हैं और 35 के आसपास मुक्तक हैं। अच्छा, जी 60 कविताएं हैं। तो मैं, 68। हाँ जी, तो जी दरअसल में मैं आपका, जब मैं आपको मतलब स्पष्ट रूप से आपको बतलाऊं, तो मैं जब आपको गूगल करके ढूंढ रही थी, तो मैंने यूट्यूब पे एक आपकी कविता सुनी, और मैं चाहूंगी कि वो आप यहाँ जरूर सुनाएं। मुझे बहुत ही सुंदर लगी, वह हिंदी के ऊपर थी। जी, कोई आप पहली लाइन इसकी बताएंगी क्या, अगर आ, आपको याद हो तो? उसकी पंक्ति कुछ ऐसे थी, जयकारा मैं तेरा करूं। अच्छा, वो कविता वैसे मैंने बहुत से प्लेटफॉर्म पर सुनाई है।
मगर ये आपकी पर हमने तो फरमाइश है। सुनी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलियन इंडियन वाले तो हम लोग तो सुनना चाहेंगे। जी, मैं कोशिश करती हूँ इसको। मुझे इसे सस्वर गाना जरा अच्छा लगता है, हाँ तो जी। मैं कोशिश करती हूँ। इसका जो शीर्षक है वो है हिंदी स्तुति, और ये 2 भागों में विभाजित है एक्चुअली। अच्छा। इसमें क्या है कि पहले में तो मैं कहती हूँ कि हिंदी क्या है, और दूसरे भाग में मैं कहती हूँ कि हिंदी मेरे लिए क्या है। ठीक। तो सुनिए। हाँ जी। जयकारा मैं तेरा करूँ हिंदी, जयकारा मैं तेरा करूँ हिंदी, मैं आजीवन सेवा तेरी करूँ हिंदी, जो कहते हैं तुझको गंवार हिंदी, उन्हें नहीं तेरी पहचान हिंदी। हिंद में जन्म कर विश्व में फैली, बोली में भी लगती है कितनी भली, विश्व की तीसरी भाषा मेरी हिंदी, बस अज्ञानी न जाने तेरा मान हिंदी, बस अज्ञानी न जाने तेरा मान हिंदी। कबीर के दोह का ज्ञान है तू, प्रेमचंद का ग्राम गोदान है तू, शिव की जटा की गंगा से पावन, शबरी के वीरों सी मीठी मन भावन। तेरे बिन विश्व साहित्य पूर्ण नहीं है, सवये चौपाई का अस्तित्व नहीं है, छंदों के सौंदर्य में तू ही है बसी, अंतरात्मा बन सोठों में छुपी। किसी को बेगाना कभी करती नहीं तू, किसी को बेगाना कभी करती नहीं तू, उर्दू की सगी बहन बन के रही तू। रूप तेरे सदियों से बदलते रहे हैं, निरपेक्षता का प्रमाण बनते रहे हैं। अंग्रेजी से भी तुझे परहेज नहीं है, किसी से भी तुझे कोई देश नहीं है। अंग्रेजी से भी तुझे परहेज नहीं है, किसी से भी तुझे कोई देश नहीं है। अब तक मैंने कहा हिंदी है क्या, अब जरा सुनो हिंदी मेरे लिए क्या। बाबुल का मेरे आशीर्वाद हिंदी, मैया के दुलार की सौगात हिंदी। चाहे रहूं मैं किसी भी देश में, हिंदी तो बसी है मेरे जोश होश में। भाई बहना की मीठी याद हिंदी, मेरे हाव भाव मेरी सांस हिंदी, मेरे हाव भाव मेरी सांस हिंदी। इसके संग परदेश खता नहीं है, मेरी पहचान मिट सकती नहीं है। इसके संग परदेश खता नहीं है, मेरी पहचान मिट सकती नहीं है। मेरी जात धर्म पूजा पाठ हिंदी, मेरी आत्मा ब्रह्म प्राण हिंदी, मेरी आत्मा ब्रह्म प्राण हिंदी। शत शत नाम तुझे करूँ हिंदी, मैं आजीवन सेवा तेरी करूँ हिंदी, मैं आजीवन सेवा तेरी करूँ हिंदी, मैं आजीवन सेवा तेरी करूँ हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। बहुत सुंदर रीटा जी, बहुत आनंद आया सुन के। मैंने तो ये मतलब आज दूसरी बार सुनी है, और कल मैं जब ढूंढ रही थी यूट्यूब पे तब मैंने सुना। जी, तो यूट्यूब के जैसा रहा कि नहीं रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरा लंबी है गाने के लिए। नहीं तो लंबी है, तो मन के तो भाव तो फिर ऐसे ही निकलते हैं ना, मन के भाव समय नहीं देखते। जी चलिए, आपके श्रोताओं को आपको पसंद आए, बस यही है आज के साक्षात्कार का उद्देश्य। तो हाँ जी। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे आजकल आपने भी इस चीज को आपने महसूस किया होगा, भारत में भी और यहाँ पे भी, कि जी बहुत सारे अचानक ही ऐसा हो गया है। मतलब बहुत सारे ऐसे समूह हैं, जैसे मैं कुछ का नाम लूंगी, जैसे हिंदी साहित्य भारती वैश्विक, वैश्विक हिंदी परिवार प्रशांत चैप्टर, भारतवंशी और कवित्रिकुल, हिंदी साहित्य भारती विदेश, हिंदी साहित्य भारती ऑस्ट्रेलिया। इस तरह विभिन्न भांति भांति के समूह हिंदी के बन गए हैं। और आप देखो फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे हिंदी के समूह बने हुए हैं, अलग अलग विभिन्न हिंदी के नामों से। तो ये जो एक चलन सा चल पड़ा है कि हमने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है, तो मतलब
मुझे तो खैर ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम इससे वास्तव में अपनी भाषा का कुछ योगदान दे सकते हैं या उसको बढ़ावा दे सकते हैं या इस भाषा का उत्थान कर सकते हैं। तो इतने सारे समूह जो हैं ये अलग अलग जगह ऑस्ट्रेलिया में भी बने हुए हैं, फेसबुक पे भी, भारत से भी चल रहे हैं। तो इसके जी, बारे में आपका क्या विचार है? मुझे ऐसा लगता है कि इसके द्वारा फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा है। समय की बर्बादी ज्यादा है, एक भेड़ चाल जैसी है। कोई कुछ डालेगा, फिर उसके बाद में 20 मैसेज 50 मैसेज बधाई 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 आ जाएंगे। अगर आप बधाई नहीं डालते हैं तो जिसने डाला उसको बुरा भी लगता है। और इसमें कितना भी आप कंट्रोल करने की कोशिश कर लीजिए, जो फॉरवर्ड मैसेज होते हैं, अग्रप्रेषित संदेश होते हैं, वो आते ही हैं और इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि लोग इसमें दूसरों का पढ़ने पर फोकस कम, अपना डालने में ज्यादा करते हैं। हाँ जी, जैसे तो और है। अधकचरी रचनाएं इसमें पोस्ट कर दी जाती हैं। बस लिखा है तो बस जल्दी उनको दिखाने का होता है। और भीड़ भाड़ ज्यादा बढ़ी है इन ग्रुप्स में। मुझे इसका फायदा कम नजर आता है। तो हाँ, ये तो मैं हिस्सा हूँ कुछ ग्रुप का, लेकिन लिमिटेड। जब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये सब बढ़ रहा है तो मैं उसको छोड़ना भी पसंद करती हूँ। कुछ ही खास ग्रुप है जिसमें मैंने रख रखा अपने आप को, बाकी मैं हटा देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे तो ये दिखने की कोशिश कम होनी चाहिए, लिखने की ज्यादा होनी चाहिए। आपने लिखा है, आपने अच्छा काम किया है तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। वक्त के साथ में ग्रुप की भीड़ भाड़ बाजी, इससे मुझे नहीं लगता कोई खास साहित्यिक सेवा हो पाती है। इसका लाभ 10% ही मिलता है मेरे ख्याल से। हाँ जी, साहित्य को जी बाकी नुकसान ज्यादा है। एक ही पोस्ट 20-20 ग्रुप में डाल दी जाती है और तो मुझे तो यही लगता है मुझे जी। बाकी जरूरी नहीं है कि मैं ठीक हूँ, मेरा जैसा सोचना वैसा औरों का भी हो, ये मेरा अपना सोचना। नहीं, बिल्कुल, सबके अपने अपने विचार हैं जी और हाँ, लेकिन ये तो इसमें मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत भी हूँ कि कुछ भेड़ चाल सी भी चल जाती है कि सडनली ऐसे चारों तरफ जो है बहुत ज्यादा मीडिया में और फेसबुक पे सब जगह हिंदी हिंदी का हो रहा है। और वास्तव में मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि जो हमारा भारत है, अगर हम स्पष्ट रूप से कहें तो मैं खुद समझती हूँ वहाँ पे हिंदी का स्तर मुझे लगता है कहीं गिरता भी चला जा रहा है। आप देखें, अगर कहीं आप दीवारों पे लिखे हुए पोस्टर भी देखेंगे तो उसमें काफी त्रुटियां होती हैं। जी, पहले जो हिंदी भाषा लेकर 12वीं पास कर लेते थे वो गलत हिंदी नहीं लिखते थे। हाँ जी। आज के बच्चे जो है, जो नई भारत की युवा पीढ़ी है, वो एक पैराग्राफ ठीक से नहीं लिख सकती है। और दूसरा नुकसान इस इंग्लिश ने किया है, जो इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश में लिखने का चलन होता है, जिसे इंग्लिश कहते हैं। उससे मुझे लगता है कि हिंदी की स्क्रिप्ट को खतरा है, हिंदी लिपि को खतरा है, क्योंकि सबको आदत पड़ती जा रही है हिंदी को इंग्लिश में लिखना। हिंदी को इंग्लिश में लिखना, उसे इंग्लिश बोलते हैं लोग। तो उससे लिपि को खतरा है, वो लिपि नहीं यूज की जा रही है हिंदी की। बिल्कुल, वो वर्णमाला के अक्षर नहीं यूज किए जा रहे, इंग्लिश के लेटर, इंग्लिश के अल्फाबेट यूज हो रहे हैं हिंदी लिखने में। और ये चलन बहुत है, स्पेशली जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया के मैसेजेस हैं उसमें बहुत देखने को मिलता है। तो लिपि को खतरा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हिंदी से लिख रहे हैं लेकिन वो इंग्लिश के उसमें अल्फाबेट्स में। जी, अगर आप इस तरफ देखें तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया है, जो मलय लिपि है और इंडोनेशियन लिपि है, सॉरी भाषा है, वो अंग्रेजी के अल्फाबेट में लिखी जा रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? उस भाग में अंग्रेजी के अल्फाबेट कैसे चलन में आए? पहले कुछ लिपि हो सकता है वहाँ रही हो, तो वो धीरे धीरे होते होते ऐसा हो गया है। तो ऐसा कहीं हिंदी के साथ ना हो जाए, ये मेरे को डर है। अच्छा,
ये तो मतलब काफी चिंता हाँ, का तो विषय जो है। मलय भाषा और इंडोनेशियन भाषा है हाँ जी। वो उसकी वर्णमाला में लिखी जा रही है, इंग्लिश के अल्फाबेट में लिखी जाती है। तो अच्छा। वैसा ही हम हिंदी के साथ करने लगे हैं, तो अगले 100 साल में स्थिति बदल ना जाए। बाप रे, अभी तो हम ये मेरा सोचना है, मुझे ऐसा नहीं, आप लगता बिल्कुल है। ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए एक सुंदर सा मीठा सा गीत सुनते हैं, उसके पश्चात मैं आपसे फिर कुछ प्रश्न करूंगी। जी। तो रीटा जी, ये जो भेड़ चाल, तो ये हर आदमी एक दूसरे को देख के कॉपी सी करने की कोशिश करता है, पर हम जो ये अपनी भारतीय सभ्यता, हमारी हिंदी भाषा, संस्कृति, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, आपको जी। लगता है कि इसकी शुरुआत कहीं भारत में अधिक होनी चाहिए? शुरुआत भारत में होनी चाहिए। अभी हाल ही में शिक्षा पद्धति में बदलाव भी लाए गए हैं। तो जब वो बदलाव उसमें व्यवहार में आने लगेंगे तो उसका फायदा मिलना चाहिए, जो अभी बदला गया है हाल ही में। तो हमारे नई शिक्षा नीति से हिंदी को फायदा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में हम जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर हैं, जैसे मेलबर्न, ब्रिस्बेन, सिडनी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो मतलब सब जगह, आपको लगता है कि अगर हम, बेहतर नहीं होगा कि अगर हम एकजुट होके कोई एक ऐसा फोरम हो जहां हम एकता के साथ काम कर सकें, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी द्वेष के, हम आपस में मिल के करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा? तो मिलके तो देखिए अब हम कर ही रहे हैं। एक तो जो ऑस्ट्रेलिया का साइज है उसमें एक संस्थान होना तो मुश्किल है, इसलिए हमने अपने अपनी स्टेट में अपने अपने संस्थान बनाए हैं। मगर कोविड के दौरान सबसे अच्छी बात हुई है कि हमने एक दूसरे को जाना है और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप विश्व में बैठ के मुझे इंटरव्यू कर रही हैं। हाँ जी। तो ये हमारा परस्पर सहयोग है। तो अभी कोविड के समय में हमने काफी गोष्ठियां ऐसे इकट्ठे की हैं। तो एक संस्थान के द्वारा काम करना तो हमारे लिए संभव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बड़ा देश है, तो हमें अपने अपनी स्टेट में अपना अपना करना पड़ेगा, वहाँ की जरूरत के हिसाब से। हर स्टेट की जरूरत एक जैसी नहीं हो सकती, मगर फिर भी हम सब जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली, पर हमें यहाँ पे आप मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि आप वहाँ रहती हैं, तो जैसे आप इतने वर्षों से हिंदी के कार्य में जुटी हुई हैं, आपने काफी संगम रेडियो पर भी और सामुदायिक समन्वयक की भूमिका भी आपने निभाई है वहाँ पे। जी, कुछ समय के लिए। जी हाँ, करीब 2 साल या 3 साल के समय के लिए मैंने सामुदायिक समन्वयक की भूमिका निभाई थी। अच्छा, उसमें आपने काफी मतलब सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में, गोष्ठियों में भी आपने काफी भाग लिया है। तो आप मुझे ये बताएं कि हम किस प्रकार यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हिंदी का जो काम हो रहा है वो और बढ़े, और यहाँ के जो बच्चे हैं, भारतीय बच्चे हैं, उनका झुकाव वो हमारी भाषा के प्रति, उन्हें किस तरह इसकी तरफ लाया जाए? तो अब जब हमें हमारी भाषा को मान्यता मिलके वो पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाएगी, तो बच्चे इसको पढ़ेंगे। और ऐसा होने लगा है, सभी स्टेट में हो चुका है लगभग ऐसा। हमारे यहाँ 2023 में होने वाला है। तो अपने आप ही जब उसको, उस सब्जेक्ट को जब पढ़ेंगे बच्चे, हिंदी भाषा को अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पढ़ेंगे, तो उससे जुड़ेंगे। हाँ जी। अलग से पढ़ना तो जरा मुश्किल होता है, बच्चे वैसे ही इतने व्यस्त रहते हैं। फिर शनिवार इतवार को हिंदी कक्षाओं में जाना उन पर बोझ पड़ता है, छोटे बच्चों पर, तो वो उससे विमुख रहते हैं। जब अपने पाठ्यक्रम में उनको पढ़ने को मिलेगी, उसके मार्क्स जो है जुड़ेंगे उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में, तो अपने आप उनका
उत्सुकता बढ़ेगी, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा भाषा के प्रति। तो ये संभावना तो नजर आ रही है अभी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो अभी जैसे आपका ये कहानी संग्रह था रजकुसुम और चंद्रकांता कविताओं का जो आपका प्रकाशन हुआ, तो अब अभी आपका आगे भविष्य में क्या आपका विचार है कि आप आगे क्या लिखने जा रही हैं? भविष्य में थोड़ा सा तो मैं बाल साहित्य पर काम करना चाहती हूँ, क्योंकि बाल साहित्य जरा उपेक्षित रहा है। तो मैंने कुछ कहानियां लिखी हैं जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा है बाल पत्रिकाओं में देने के लिए। तो जो इलिस्ट्रेशन वाली किताबें होती हैं बच्चों की, छोटी छोटी किताबें बन जाती हैं, तो मेरी कोशिश है कि उन पर वो किताबें बने। कहानियां थोड़ी लंबी हैं तो पूरी किताब बन सकती है उन विषयों पर। बहुत बढ़िया। वो मेरी कोशिश होगी। अभी भारत में जरा कोविड की वजह से हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, तो मैं किसी पब्लिशर को ये सब दे नहीं रही हूँ, काम उतना तेजी से नहीं हो पाएगा और मेरी जो पांडुलिपियां हैं वो अटक जाएंगी लंबे समय तक। इसलिए अभी मैंने उनको अपने पास ही रखा है। और एक वयस्कों का कहानी संग्रह भी निकालने का इरादा है। जी, तो ये मैंने भी सोचा है। नावल भी लिखना चाहती हूँ। कब तक पूरा होगा ये मैंने आपको कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ जी। तो ये जो आप लिखती हैं इसके लिए तो समय भी निकालना पड़ता है ना? और फिर अपने घर के काम के साथ, अपने व्यवसाय के साथ ये सब करना जो है, उसके लिए कुछ ना कुछ समय तो आपको निकालना पड़ता है। तो वो आप कैसे उसको करती हैं मैनेज? जब आपको कुछ अच्छा लगता है तो समय अपने आप उसके लिए पैदा हो जाता है। क्योंकि दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े, हम तो इतना काम कर भी नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, इतने बड़े लोग होते हैं, वो उन्हें सोने के लिए 4-5 घंटे ही मिल पाते हैं। तो वो लोग जो इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, उनके पास भी तो 24 घंटे होते हैं ना, 48 तो नहीं होते दिन में। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको कोई काम अच्छा लगता है तो समय उसके लिए खुद ब खुद निकल आता है। हाँ जी, बिल्कुल। और आज के समय में हम सोशल मीडिया पे न जाएं, बेकार के विवादों में ना पड़े, दूर रहें भीड़ से, तो बहुत समय है, किया जा सकता है, असंभव नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने कुछ सुंदर सुंदर से मुक्तक हमें जरूर सुनाएं। मुक्तक पता नहीं ये मुक्तक है क्या है, बस ये मेरी वो कविताएं हैं जो मुकम्मल कविताओं में नहीं बदल सकी और वो 2-4 लाइन में ही रह गई। तो उनमें से 2-1 आपके लिए मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी। विखंडित होकर भी नहीं बिखरती हूँ, विखंडित होकर भी नहीं बिखरती हूँ, खंड खंड चुन खुद को सहेज लेती हूँ। बहुत एक पहले मेरी खुद की तारीफ है। मोहब्बत हिंदी से आपको होनी चाहिए, मोहब्बत हिंदी से आपको होनी चाहिए, अगर आपको रीता सा कौशल चाहिए। कैसा लगा? अपने मुंह मियां मिट्टू। हाँ नहीं सुंदर। वो मैंने अपना नाम इसमें यूज किया है इस तरह से। हाँ जी। वक्त संवरा तो सबकी, ये हमारी आपकी जिंदगी की हकीकत है, ऐसा होता है। हाँ जी। वक्त संवरा तो सबकी हमसे यारी हो गई, वक्त संवरा तो सबकी हमसे यारी हो गई, थी जिनसे दुश्मनी उनसे भी रिश्तेदारी हो गई। वाह वाह, कैसा रहा? अभी एक और ब्रह्मास्त्र इसके बाद में। जब से हम सफलता की कुछ सीढ़ियां चढ़ने लगे हैं, जब से हम सफलता की कुछ सीढ़ियां चढ़ने लगे हैं, हमारी जिंदगी के रावण जय श्री राम करने लगे हैं। वाह 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 वाह। इसे आप प्लीज रिपीट करें, प्लीज। फिर से रिपीट करूं? हाँ जी। जब से हम सफलता की कुछ सीढ़ियां चढ़ने लगे हैं, जब से हम सफलता की कुछ सीढ़ियां चढ़ने लगे हैं, हमारी जिंदगी के रावण जय श्री राम करने लगे हैं। वाह वाह। ये व्यंग है। हाँ, छोटी सी पंक्ति है लेकिन इसमें कितनी गहरी बात है।
है ना? जी जी, चलिए आपको पसंद आई, उम्मीद है आपके श्रोताओं को भी बहुत अच्छा पसंद लगा। आएगी। बिल्कुल। तो अब हम आगे बढ़ते हुए जी। आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, एक छोटा सा निवेदन। वैसे तो आपने बहुत काव्य संग्रह में अपनी कविताएं लिखी हुई हैं, पर फिर भी अगर आप कोई अपनी अच्छी, कोई प्यारी सी, जो आपके मन के बहुत नजदीक हो, कोई कविता सुनाएं। एक तो आपने मेरे सुनाई मन ही है। के नजदीक, अच्छा, ये एक कविता है, मैंने आज तक किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ी है, ये मैं आपके लिए पढ़ती हूँ आज, आपके दर्शकों की, आपके श्रोताओं के लिए, हाँ क्योंकि जी, इससे पहले किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पढ़ी नहीं गई है। ठीक है। हम जीवन भर क्या करते हैं? अर्जन करते हैं और संचयन करते हैं, तो उसी को, इसका शीर्षक है अर्जित व संचित। तो मैं इसे पढ़ती हूँ। हम जहाँ से चले थे वहीं आ बैठे हैं, जो अर्जित किया उसको गवा बैठे हैं। असल में मैं आपको बता दूं, इस पे मैंने अपने आप को 100 साल की उम्र में सोचा है, और मैं एक वृद्धाश्रम में बैठी हूँ, उस वो मैंने सोचते हुए ये लिखने की कोशिश की थी। ठीक है। अरे बाप रे, ठीक है। हाँ। हम जहाँ से चले थे वहीं आ बैठे हैं, जो अर्जित किया उसको गवा बैठे हैं। बेटे की वाइफ उसकी लाइफ बन गई है, बिटिया अपने घर संसार में रम गई है। पोते पोते टेक्नोलॉजी में गुम हो गए हैं, झुर्रियों से उलझना रास उन्हें आता नहीं है। हम जहाँ से चले थे वहीं आ बैठे हैं, जो अर्जित किया उसको गवा बैठे हैं। हम उम्र मित्र गत वर्षों में गुजर गए हैं, जवानों को साथ हमारा सुहाता नहीं है। हम जहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं, जो संचित किया था उसको छोड़े जा रहे हैं। बस इतनी सी बात है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत गहरा मतलब है। तो रीता जी, अब आपके लिए हम आपका एक मनपसंद गीत लेके आते हैं, इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। जरूर। तो रीता जी, आप सभी श्रोताओं को क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगी? तो भाषा के लिए, या हमें क्या करना चाहिए अपनी संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, कोई खास संदेश जो आप सब श्रोताओं को देना चाहें? संदेश ये है कि लेखन के लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसा मैंने पहले कहानी की जो प्रक्रिया होती है लिखने की, उसके बारे में कहा था। हाँ बेकार की भेड़ चाल से हम बचें। हाँ हम जो कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी कोई दूसरी नौकरी करते हैं, हम जो लेखन करते हैं अपने मन की शांति के लिए करते हैं, तो फिर उसमें किस बात की बहस और भेड़ चाल। आप अपना काम करिए, दूसरे के काम को छोटा मत करिए, अपने काम को अच्छा करिए। किसी की लकीर को मिटाकर, बड़ी लकीर को मिटाकर खुद को बड़ा मत करिए, अपनी बड़ी लकीर कीजिए। तो मेहनत से सब संभव है। इसमें दिखने की कोशिश कम करें, लिखने की ज्यादा करें। बहुत बढ़िया, बहुत गहरा संदेश है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, और ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो की तरफ से मैं एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप आज यहाँ समय निकाल के हमसे बातचीत कर रही हैं। तो अब अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे मंगलवार वीरवार को बातें मधु के साथ, ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो पर। आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हैं, air@indianradio.net.au। हमारा फोन नंबर है 38656533। आप चाहें तो हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं। तो रीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, आपका और ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के श्रोताओं का सबका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद।